नमस्कार, मैं अनु शर्मा। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम छायावाद को पढ़ रहे थे। छायावाद के अंतर्गत हम निराला को पढ़ रहे थे, है ना। निराला की हमने बहुत सी चीजें एक तरह से मैं कहूँ पढ़ लिया था हमने। निराला की विशेषताओं पर हम बात कर रहे थे, है ना। उनकी जो रचना है परिमल प्रकाशित है। परिमल जो है 1920 में प्रकाशित है। उसमें क्या लिखते हैं निराला? मनुष्य की मुक्ति की तरह क्या है, कविता की भी मुक्ति है। ठीक। गीतिका जो उनका काव्य संग्रह है उसमें इसका संकलन है, गीत संकलित है। ये ध्यान रखेंगे, क्या संकलित है? गीत। विशेष रूप से वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये तो बहुत प्रसिद्ध गीत है, वो किसमें संकलित है? गीतिका में। ये ध्यान रखेंगे। अब है तुलसीदास। तुलसीदास कब लिखा हुआ है उन्होंने? 1938 में लिखा है। और क्या है ये? एक खंड काव्य है। ये भी ध्यान रखेंगे। तुलसीदास क्या है? खंड काव्य है। निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास। और निराला किनके प्रिय कवि हैं बताइए? निराला रामविलास शर्मा के प्रिय कवि है ना। और कितने छंदों में है? वो 101 छंदों में रचित है। ठीक है। अब है राम की शक्ति पूजा, जो कि बंगला लेखक कृतिवास के बंगला रामायण पर आधारित है। इन सब चीजों पर हमने चर्चा कर ली थी। और ये हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। क्या है निराला का श्रेष्ठ शोक गीत? क्या? सरोज स्मृति। जूही की कली। जूही की कली जो कि 1916 में उन्होंने लिखा था, किंतु वो प्रकाशित नहीं हुई थी सरस्वती पत्रिका द्वारा। इसे क्या किया गया था? लौटा दिया गया था ना। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इसे लौटा दिया था। किसका आरोप लगाते हुए? उन्होंने इसे लौटा दिया था अश्लीलता का आरोप लगाते हुए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे चीजें। अब आगे चलते हैं। आगे है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो कि 1942 में 42 की रचना है। ये प्रगतिवादी कविता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि कुकुरमुत्ता किस प्रकार की रचना है, किस चेतना से प्रभावित है। तो यह जो है प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। ध्यान रखेंगे, जो चीजें करवाई जा रही हैं वो आप लोग एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, है ना। तो ध्यान से चीजें पढ़ेंगे तो आप ही लोग के लिए आगे चल के क्या होगा? आप ही लोग के लिए सहायक सिद्ध होगा ना। कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता है जो हंस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु कहा है। किसने कहा है? अगर पूछ लिया जाए कि निराला का प्रस्थान बिंदु, निराला का प्रस्थान बिंदु किस कविता को कहा जाता है? निराला का प्रस्थान बिंदु किस कविता को कहते हैं? किस कविता को माना जाता है? वह कौन सी कविता है? निराला का प्रस्थान बिंदु वह कुकुरमुत्ता है ना। किसने कहा है? कुकुरमुत्ता किसने कहा है? प्रभाकर माचवे ने। ये भी ध्यान रख लेंगे, प्रभाकर माचवे ने कहा है। क्या? प्रस्थान बिंदु। और किस प्रकार की कविता है? प्रगतिवादी। ठीक है। जबकि नंद किशोर नवल ने हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है। जबकि नंद किशोर नवल क्या कहते हैं? वो हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य का ही प्रस्थान बिंदु क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? निराला की जो कुकुरमुत्ता कविता है, जो प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है, वो नंद किशोर नवल से प्रस्थान बिंदु मानते हैं। अणिमा। अणिमा क्या है? गीतों का संग्रह है। अणिमा गीतों का संग्रह है। ध्यान रखेंगे, गीतों का संग्रह क्या है? अणिमा। ठीक है। जिसमें स्नेह निर्झर बह गया है। ये जो कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, ये किस पूछ लिए जाएंगे किसमें संकलित है। तो इस सबको ध्यान रखना है कि स्नेह निर्झर रह गया, रेत ज्योतन बह गया है, ये जो है संकलित है अणिमा में। ठीक है।
आगे चलते हैं बेला, जो कि 1946। यह प्रसिद्ध गजल संग्रह है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि बेला उनका क्या है, गजल संग्रह है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से, वहां पूछ लिया जाए कि परिमल, कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला में से कौन सा उनका गजल संग्रह है, तो कौन सा गजल संग्रह है, पहले पढ़ के रहेंगे तब तो ध्यान रहेगा ना। गजल संग्रह है बेला। ठीक, आगे चलते हैं। संग्रह हैनॉट है। नोट, नोट क्या है, गंगा प्रसाद पांडे ने इन्हें महाप्राण निराला कहा है। ये मैंने अभी बताया था ना, अल्पप्राण महाप्राण, कि महाप्राण में क्या होती है, वायु। आप जब कहेंगे तो अल्पप्राण महाप्राण में वह जो जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु क्या आती है, वायु जब अधिक मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, वो वर्ण क्या होते हैं, वो महाप्राण कहलाते हैं ना। जब हम अधिक अधिक इस्तेमाल, अधिक मात्रा में वायु का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होता है, महाप्राण होता है ना। और अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में कम मात्रा में वायु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, महाप्राण। और कौन कौन से जो महाप्राण, अब यही लगे हाथ ये भी देख लीजिए कि महाप्राण जो शब्द है वो कौन कौन से हैं, द्वितीय और चतुर्थ, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ये जो दूसरा चौथा है ये क्या है, महाप्राण है। और उसके अलावा ये क्या है, क ख ग और घ, तो ये जो विषम संख्या है वो क्या है, विषम संख्या है वो है एक तरह से अल्प प्राण। ठीक है, और सम संख्या को ध्यान रखेंगे महाप्राण है, और विषम संख्या क ग अंग, ये जो विषम संख्या है वो अल्प प्राण है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कहलाए हैं निराला। और मुक्त छंद का उन्होंने प्रवर्तन जो किया है किस रचना में किया है, तो वो किया है अपनी परिमल में। ठीक है, कोई नियम नहीं, भावानुकूल यति विधान, चरणों की अनियमितता, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इसकी। ठीक है ना, विजन मन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। देखिए उन्होंने जो मुक्त छंद का प्रवर्तन किया है वो उसका उदाहरण है कि विजन मन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। किसकी पंक्ति है, वो जूही की कली से ली गई पंक्ति है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने मैं शैली अपनाई, यहाँ किस प्रकार की, मैं शैली अर्थात अपने को विषय बनाया है। ठीक है, मैंने, जो कि द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद का युग है छायावाद युग। द्विवेदी युग नगेंद्र की एक परिभाषा है कि छायावाद क्या है, छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अर्थात द्विवेदी युग के प्रति छायावाद का क्या है, एक तरह से विद्रोह है। ठीक है, जहाँ पे उस समय जो द्विवेदी युग है उस समय किस प्रकार की रचनाएं होती थी, उस समय जो है स्थूल परक रचनाएं होती थी, वस्तु परक रचनाएं होती थी। जिस प्रकार कवि जिस घटना को देख रहा है वह उसमें वह उसे उसी प्रकार चित्रित कर रहा है। ठीक है, किसी प्रकार की उसमें कलात्मकता का की कोशिश नहीं है उसमें। जिस प्रकार उसने देखा वस्तुपरक रूप में, सीधी सपाट भाषा में, सीधी सपाट शैली में उसी प्रकार वर्णन कर दिया। ये मैंने बताया भी था, सीधी सपाट शैली किस जो है कविता में वर्णित है, तो हमने बताया भी था कि वो कौन सी कविता देखेंगे तो सीधी सपाट बयानी है, भारत भारती को देखेंगे, हल्दी घाटी को देखेंगे, तो ये सारी कविताएं जो हैं सीधी सपाट भाषा में है। तो ये द्विवेदी युग के अंतर्गत चीजें देख लीजिएगा आप, अगर आप लेक्चर देख के आएंगे तो ये सारी चीजें तो आप अपना सामंजस्य बैठा पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने मैं शैली अपनाई, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता। किसकी पंक्ति है, भिक्षु की पंक्ति है। वह आता कलेजे, वह आता दो टूक कलेजे की करता पछताता, पथ पर आता। ठीक है, इसमें मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई।
बहुत उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है निराला की। ठीक है, आगे चलते हैं। दिवस का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। बहुत ही उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा के प्रयत्न। ये किसकी पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वस्मृति नहीं लगा देना है इसमें। भारत के नव का प्रभावपूर्ण, ये जो पहली पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब निराला की प्रमुख कविताएं देख लेते हैं। निराला की कुछ कुछ प्रमुख कविताएं जो कि राम की शक्ति पूजा, ये तो आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, तो इसे देखना बनता ही है। प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष है 36। और सबसे पहले मुझे ये बताइए किसमें संकलित है? अनामिका द्वितीय में। और इसके अलावा कौन सी कविता संकलित है? राम की शक्ति पूजा के अलावा सरोज स्मृति तो संकलित है ना, किसमें? अनामिका द्वितीय में। ठीक है, ये क्या है? एक लंबी कविता है, इसमें कृतिवास के रामायण का प्रभाव है। ठीक है, राम रावण के युद्ध का वर्णन और राम के मानसिक द्वंद्व एवं राम का सामान्य पुरुष के रूप में चित्रण है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि राम क्या है? एक साधारण पुरुष है। और राम का जो चित्रण है, एक तरह से कहा जाता है कि वो निराला का वर्णन है। ठीक है, उस समय निराला का इस प्रकार विरोध हो रहा था, वो राम का चित्रण एक तरह से निराला का ही चित्रण किया गया है। ठीक है, राम को वहाँ आप अगर राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ाया भी जाएगा उसे, तो देखेंगे आप कि वो राम को रोते हुए उन्होंने निराला ने दिखाया है अनेक स्थान पर। अन्य कुछ तथ्य जो है उसे देख लीजिए। बादल राग, बादल जो कि क्रांति का प्रतीक है, सर्वहारा का प्रतिनिधित्व करता है, बुर्जुआ का क्या विरोध करता है यह बादल। ठीक है, कुल 6 भागों में विभक्त है। यह ध्यान रखना है, कितने भागों में विभक्त है? 6 भागों में। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। इनकी को बहुत प्रसिद्ध कविता है यमुना के प्रति। ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है यमुना के प्रति किसकी रचना है? यमुना के प्रति निराला की रचना है। अब संध्या सुंदरी किसकी रचना है? संध्या सुंदरी निराला की रचना है। फिर जागो फिर एक बार, यह भी किसकी रचना है? निराला की रचना है। मतवाला का मोटो को मतलब है कि प्रसिद्ध पंक्ति। ठीक है, मतवाला उनकी जो एक तरह से पत्रिका है, उसमें क्या आता था? अमीय गरल शशि शिकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। निराला ने लिखा था इसे। किस पत्रिका में छपती थी ये? मतवाला में। ठीक है, अमीय गरल शशि शिकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रख लेते हैं निराला के संबंध में। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि निराला परिमल में तुकांत छंद, स्वर तालबद्ध गीत और मुक्त छंद में रचना कर अपनी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा का परिचय देते हैं। किसमें? परिमल में। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ, तो कुछ रीजन है ना, कुछ कारण है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है। परिमल में क्या है? तुकांत छंद है, स्वर तालबद्ध गीत है, स्वर तालबद्ध गीत तथा मुक्त छंद है।
मुक्त छंद में ये क्या है, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, जो कि नंद दुलारे वाजपेयी क्या मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी परिमल को निराला की का प्रथम प्रतिनिधि संग्रह मानते हैं। कौन मानते हैं, निराला का प्रथम प्रतिनिधि संग्रह जो है वह कौन मानते हैं, परिमल को नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ कुछ चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो भी चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे है कि जैसे कि हमने परिमल में पढ़ लिया कि स्वर तालबद्ध तुकांत रचनाएं उनकी मिलती हैं और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार ये उनकी प्रतिनिधि रचना है। उसी प्रकार सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति क्या है, एक आत्मकथात्मक कविता है, ठीक है, क्या है, आत्मकथात्मक कविता है जिसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद लिखा है। ये ध्यान रखना है, किस प्रकार की कविता है, आत्मकथात्मक, आत्मकथात्मक रचना है जिसे निराला ने कब लिखा है, कि निराला ने इसे 3 महीने बाद, इसकी मृत्यु के बाद, सरोज उनकी कौन थी, बेटी थी ना, उनकी पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ही ये सरोज स्मृति लिखते हैं, तो 3 महीने बाद ही लिखते हैं, ठीक है, सरोज अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद। और ये जो है सुधा के जनवरी 1936 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी, जो कि प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 3 महीने बाद लिखा था, जो कि अपनी पुत्री की मृत्यु के 3 महीने बाद ही इन्होंने ये सरोज स्मृति रचना लिखी थी, जो कि 1936 में सुधा में प्रकाशित हुई थी, सुधा में, ठीक है। और इसके अलावा अनेक विद्वानों ने इसे श्रेष्ठतम क्या माना है, अनेक विद्वानों ने सरोज स्मृति को श्रेष्ठतम एलेजी माना है। एलेजी अर्थात क्या होता है, एलेजी अर्थात शोक गीत, शोक गीति, ठीक है, शोक गीति से क्या तात्पर्य है ये भी देख लीजिए। शोक गीति से तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर किया जाने वाला विलाप क्या है, वो है शोक गीति या फिर एलेजी, ठीक है। बहुत से रचनाकारों ने इसे क्या माना है, एलेजी माना है, किसे, सरोज स्मृति को, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये हुई सरोज स्मृति के बाद। अब बात कर लेते हैं राम की शक्ति पूजा पे। राम की जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो परीक्षा के लिहाज से ही बताई जा रही हैं कि आप लोगों को कोई पॉइंट छूट ना जाए राम की शक्ति पूजा से संबंधित, ठीक है। जो 30 अक्टूबर 1936 में लिखा गया था और किसमें संकलित है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, अनामिका द्वितीय में संकलित है, ध्यान रखनी है इससे ये सारी चीजें, ठीक है। और इसका प्रकाशन संभवतः किसमें हुआ था, इसका प्रकाशन संभवतः दैनिक भारत में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें बता दी गई। इसके अलावा मैंने राम की शक्ति पूजा का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो क्या है, कृत्तिवास का रामायण है, ठीक है। लेकिन मैंने जो कि बताया कि ऐसा नहीं है कि उसमें निराला की प्रतिभा उभर कर नहीं आई है, इसमें निराला की काव्य कौशल से निखरी यह
सर्वथा मौलिक कृति है। ये ध्यान रखनी है कि इसमें उन प्रभाव उन्होंने केवल ग्रहण किया है। ठीक है, ये निराला की जो प्रतिभा है, ठीक है, उनकी उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो क्या है, इसमें निखर कर आती है सामने। ठीक है, किंतु किंतु यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि बहुत से आलोचकों ने राम की शक्ति पूजा की क्या की है, आलोचना भी की है। ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी राम की शक्ति पूजा को क्या कहते हैं, राम की शक्ति, इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये क्या है, सांप झाड़ने का मंत्र बताते हैं। ठीक है, सांप झाड़ने का मंत्र। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की आलोचना करते हुए इसे सांप झाड़ने का मंत्र किसने बताया है, तो ध्यान रखें किसने बताया है, राम नरेश त्रिपाठी ने बताया है। ठीक है, इसके अलावा शुक्ल जी भी इसकी भाषा को व्यवस्थित नहीं मानते हैं। सुन लीजिए शुक्ल का क्या कथन है निराला के संबंध में। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावलियों से जड़ी हुई होती है। ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी क्या मानते हैं, निराला की भाषा क्या है, संस्कृत की तत्सम पदावलियों से जुड़ी हुई मानते हैं, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलती है। जिसका नमूना हम किसमें देख सकते हैं, राम की शक्ति पूजा में। और किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढिलाई पड़ जाती है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं हमारे शुक्ल जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे पंत। ठीक, पंत का नाम क्या है, पंत का नाम है गोसाई दत्त। उनके बचपन का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है, गोसाई दत्त। इन्हें हिंदी का क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ टाइपिंग मिस्टेक है, ये ध्यान रख, थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको। वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ भी एक तरह से प्रकृति को लेकर प्रकृति के चित्रण करने वाले, और हमारे सुमित्रा नंदन पंत भी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं जो कि। ठीक है, आगे देखते हैं, उनका जन्म क्या हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, कौसानी 1900 में। ये ध्यान रखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो, उनका जहाँ जन्म हुआ था वो एक उनकी उनका जन्म ही प्राकृतिक बहुत, जहाँ उनका जन्म हुआ था वो बहुत ही सुंदर जगह है एक तरह से। ठीक है, कौसानी जो अल्मोड़ा में है उत्तराखंड के, बहुत ही सुंदर स्थान है वह, वहीं से उनका क्या प्रकृति के प्रति प्रेम एक तरह से मैं कहूँ उत्पन्न होता है। इनकी प्रथम कविता, ध्यान रखेंगे, प्रथम कविता गिरजे का घंटा है, 1916 में प्रकाशित है। प्रथम कविता क्या है उनकी, गिरजे का घंटा। पूछ लिया जाए कि पंत की पहली कविता क्या है, गिरजे का घंटा। और प्रथम छायावादी रचना, ये ध्यान रखेंगे, प्रथम छायावादी रचना उत्सवास 20 में। ठीक है, पूछ, दोनों चीजों में अंतर है। प्रथम कविता क्या है, गिरजे का घंटा। प्रथम छायावादी रचना क्या है, उत्सवास, जो कि 1920 में लिखा गया था। ठीक, अब अंतिम छायावादी रचना क्या है, अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। ये भी ध्यान रखेंगे, अंतिम छायावादी रचना क्या है, गुंजन। ठीक है, प्रथम छायावादी, प्रथम उच्छ्वास। ठीक, अंतिम अंतिम है गुंजन। कब, 32 में। और उच्छ्वास का प्रकाशन कब है, 20 में। ठीक, प्रथम प्रगतिशील काव्य संग्रह युगांत। प्रथम प्रगतिशील काव्य संग्रह क्या है, युगांत। ध्यान रखेंगे, किस पंत लगभग
चार तरह के विचारधाराओं से प्रभावित थे। आगे हम इसकी व्याख्या करते चलेंगे। बस यहाँ अब इतना जान लीजिए कि प्रथम काव्यशील गतिशील जो संग्रह है वो क्या है, युगांत। चिदम्बरा पर उन्हें क्या मिला था, चिदम्बरा नामक उनकी जो काव्य संग्रह उनपे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि 1968 की रचना है। कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी भी प्राप्त है। ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ किस रचना पे मिला है, ज्ञानपीठ जो है वह चिदम्बरा पे कब मिली, 1968 में। और साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी कब मिली है, 1960 में। किस पर, कला और बूढ़ा चांद, और बूढ़ा चांद पे, ठीक है। आई होप की चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग। लोकायतन पर उन्हें क्या मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये एक तरह से गांधी जी पर लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। उनकी रचनाएं, रचनाएं तो आपको याद करनी ही है, कि मैंने जैसे कि बताया भी था इसके पहले पिछले वीडियो में कि आप लोग को सारी रचनाएं याद करनी ही पड़ेगी छायावाद की चारों स्तंभ की, ठीक है। छायावादी काव्य जो उच्छ्वास, जैसे मैंने बताया 1920 की रचना है। ग्रंथि 1920 की रचना है। वीणा 1927 की रचना है। पल्लव 28 की रचना है। गुंजन 1932 की रचना है। प्रगतिवादी कवि, प्रगतिवादी काव्य युगांत। ध्यान रखना है, युगांत जो है युग का अंत कर देते हैं। किस युग का अंत कर देते हैं, छायावाद का, ठीक है। वहां से छायावाद युग का अंत होता है तो किसका आरंभ होगा, प्रगतिवाद का। तो वहां से युगांत, युगांत किस किस एक तरह से किस वाद का प्रतिनिधित्व करता है, तो छायावाद का, माफ कीजिएगा प्रगतिवाद का। अब है युगवाणी, युगवाणी 29 और ग्राम्या। ये तीनों रचनाएं युग का अंत, फिर युग को क्या दिया जा रहा है, वाणी दी जा रही है। उसके बाद ग्राम्या 40। ये सारी जो रचनाएं हैं वो प्रगतिवादी चेतना से है। देखिए एक वह छायावाद से, छायावाद से प्रभावित है। दूसरे प्रगतिवाद से प्रभावित, ठीक है, प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। तीसरी है अंतर चेतना, अंतर चेतनावादी, अंतर चेतनावादी अर्थात अरविंद दर्शन से, अरविंद दर्शन से प्रभावित, ठीक, जिसमें महामानव की कल्पना है। इससे प्रभावित जितनी भी 100 वाली हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, वो क्या है, अरविंद दर्शन। स्वर्ण किरण 47 में लिखी गई है, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धुली 1947 में, और युगपथ 49 में, ठीक है। और नवमानववादी, नवमानववादी में जो चेतना है वह उत्तरा, उत्तरा उन्होंने 49 में। कला और बूढ़ा चांद, इस पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ ना, एक वर्ष बाद ही 60 में। अतिमा 1955 में। चिदम्बरा 1958 में। चिदम्बरा पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मैंने भी बताया ना, चिदम्बरा पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ ना। लोकायतन, लोकायतन जो कि उन्होंने 1964 में लिखा। और कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था लोकायतन पर, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक। लोकायतन गांधी के ऊपर लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। छायावाद, छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव की भूमिका को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पल्लव की भूमिका को हम क्या कहते हैं, छायावाद का घोषणा पत्र। अर्थात छायावाद की अब क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। किसके माध्यम से, पल्लव के माध्यम से, पल्लव की भूमिका के माध्यम से। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है।
ये ध्यान रख लेंगे। किसे कहते हैं? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पंत को। बहुत महत्वपूर्ण है, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी स्लाइड नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। वीणा। वीणा प्रथम रश्मि इस संग्रह की प्रसिद्ध कविता है। वीणा की जो प्रथम रश्मि जो आपके पाठ्यक्रम में भी लिखी है, ठीक है। प्रथम रश्मि का आना विहंगिनी तूने कैसे पहचाना, ये वीणा में संकलित है और इसकी प्रथम कविता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पल्लव संग्रह की सबसे प्रसिद्ध रचना परिवर्तन। परिवर्तन भी तो पाठ्यक्रम में है और यह किसमें संकलित है? पल्लव। पल्लव संग्रह की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? परिवर्तन। इसी संग्रह मौन निमंत्रण भी संकलित है। ध्यान रखेंगे, ये चीजें जो महत्वपूर्ण उनकी जो कविताएं हैं वो किसमें संकलित है वह बताइए यहाँ पे जा रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख लेंगे कि प्रथम रश्मि जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है, प्रथम रश्मि जो है, प्रथम रश्मि किसमें संकलित है? वीणा में संकलित है, ठीक। इसके अलावा जो परिवर्तन भी हमारे पाठ्यक्रम में है, परिवर्तन किसमें संकलित है? परिवर्तन जो है वह पल्लव में संकलित है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रगतिवाद और छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल किसको कहते हैं? गुंजन को। पूछ लिया जाए अगर, छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल किस रचना को कहते हैं? किस रचना को कहा जाता है? तो किस रचना को कहेंगे? गुंजन को ना। जो आपने जब तक ये चीजें पढ़ी नहीं होंगी, आपके दिमाग में होगा नहीं, तब तक आप उत्तर भी तो नहीं कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। ग्राम्य नामक संग्रह में ग्राम देवता कविता है। ध्यान रखें, ग्राम्य जो कि 1940 में है और किस प्रकार की कविता है? ये प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है, ठीक है। प्रगतिवादी है और इसमें क्या संकलित है? ग्राम्य कविता। लोकायतन जो है वह 7 अध्याय में विभाजित है और 2 खंडों में विभाजित क्या है? महाकाव्य। ध्यान रखेंगे, लोकायतन क्या है? महाकाव्य। इसमें गांधी जी को छोड़कर शेष पात्र कल्पित है। इसमें जो भी है वो गांधी के जीवन पर है, वो गांधी को छोड़कर शेष पात्र क्या है? शेष पात्र जो है वो कल्पित है, कल्पना के द्वारा जो उनका अस्तित्व नहीं है वास्तविक जीवन में, गांधी को छोड़, ठीक है। सत्यकाम क्या है? उनका एक प्रबंध काव्य है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइए आप लोग जरा। वह मुक्त छंद की रचना है। और वहीं निराला के मुक्त छंद की रचना कौन सी है? निराला का कहा जाए तो मुक्त छंद का प्रवर्तक जो कहलाए वो किसके माध्यम से? बताइए आप लोग। परिमल के माध्यम से, ठीक। नोट, खादी के फूल नामक कविता संग्रह हरिवंश राय बच्चन के साथ पंत ने मिलकर लिखी थी। ये ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। खादी के फूल किन 2 लोगों ने लिखा था मिलकर? तो हरिवंश राय बच्चन और किसने? हरिवंश राय बच्चन और पंत ने, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं जो कि स्लाइड में हम लिख नहीं पाए हैं लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, वो बता दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पंत जी एक स्थान पर लिखते हैं कि संसार का शायद ही कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हो जो इस युग में महात्मा गांधी के अद्वितीय व्यक्तित्व से आकर्षित न हुआ हो। ध्यान रखना है, ठीक है, कि पंत आकर्षित हुए थे महात्मा गांधी से, ठीक है, उनके व्यक्तित्व से। ध्यान रखनी है ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्या लिखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो इस युग में जो महात्मा गांधी के अद्वितीय जो उनका व्यक्तित्व है उससे क्या ना हुआ हो? प्रभावित ना हुआ हो। और वो जो प्रभावित हुए थे वो
प्रभावित होकर उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? लोकायतन, जो किस पर आधारित है? गांधी जी के गांधी पर ही आधारित है ना। और कितने अध्यायों में है? मैंने बताया, जो कि कितने अध्यायों में है? 7 अध्यायों में है और 2 खंडों में है। और अगर पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की रचना है, तो ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार की रचना है, तो वह है महाकाव्य। ठीक। और इनकी प्रथम काव्य कृति कौन सी है, ये भी ध्यान रख लेना है, वीणा। और वीणा का प्रथम कविता है वो कौन सा है? प्रथम रश्मि। ठीक है। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं उनके बारे में वो सुन लीजिए थोड़ा सा। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, मैं उसको लिख देती हूँ। शुक्ल लिखते हैं पंत के बारे में कि प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति वह वीणा में कई जगह पाई जाती है। ठीक है। तो वीणा किस प्रकार का मैं कहूंगी रचना है? प्रकृति से संबंधित है। ठीक है। और उसकी प्रथम रचना क्या है? उसकी प्रथम रचना है प्रथम रश्मि। ठीक। और एक स्थान पर शुक्ल के बारे में शुक्ल लिखते हैं पंत के बारे में कि पंत की पहली पौड़ रचना क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो शुक्ल के अनुसार जो पहली पौड़ रचना है पंत की, वो क्या है? उनकी पहली पौड़ रचना है पल्लव। ठीक है, शुक्ल की। ठीक है। अब शुक्ल कहते हैं पंत की पहली पौड़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का पुरानी काव्य प्रतिभा के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शन है। ठीक है। क्या है? बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर मात्रा में भरी सी पाई जाती हैं। किसमें? पल्लव में। और शुक्ल अगर कोई रचना अगर मानते हैं पौड़ है, तो वो कौन सी रचना मानते हैं? वह उनकी जो है पल्लव को मानते हैं। और प्रथम रचना कौन सी मानते हैं? प्रथम रचना मानते हैं उनकी वीणा को। ठीक है। जो कि किस प्रकार की रचना है? जो कि विशेष रूप से प्रकृति से संबंधित है। ठीक है। और लोकायतन जो कि मैंने कहा था, लोकायतन जो कि कितने भागों में है? 2 भागों में है। ठीक है। ध्यान रखनी है सारी चीजें। तो किस किस प्रकार है? ये है प्रथम खंड और द्वितीय खंड नाम से। ठीक है। 2 भागों में है ना, तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड के नाम से। ठीक है। और 7 अध्यायों में है। तो प्रथम खंड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? प्रथम खंड के अंतर्गत आ रही हैं बाह्य परिवेश, पूर्व स्मृति, आस्था, जीवनहारा, युगभू, परिवेश, पूर्व स्मृति एक साथ है। संस्कृति द्वार आत्मदान, मध्य बिंदु, ज्ञान, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है।
और द्वितीय खंड के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? द्वितीय खंड के अंतर्गत हैं अंतःचैतन्य, अंतःचैतन्य, कलाकार, उसके बाद ज्योति द्वार तथा उत्तर स्वप्न प्रीति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो 7 अध्याय हैं, तो प्रथम में कितने अध्याय हैं? प्रथम में 4 अध्याय हैं, द्वितीय में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। और कौन कौन से अध्याय हैं वो मैंने लिख दिया है प्रथम द्वितीय के अंतर्गत। ठीक, आज हम यहीं अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने चीज़ों को समझा होगा, एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई गई हैं उसे नोट भी किया होगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद आपका।